नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। नेटवर्क फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 4 इस सब्जेक्ट की, जो कि ट्रांसमिशन लाइन पे बेस्ड है, डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर 2 होगा इस यूनिट 4 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो बेसिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक्स, वो इस प्रकार हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड मिनिमम अटेन्युएशन ऑफ सिग्नल ऑन द लाइन एंड इंट्रोडक्शन टू लोडिंग मेथड्स। ठीक है। और फिर उसी के बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव्स, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, SWR एंड VSWR एंड दियर रिलेशन। ठीक है। तो आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है, तो बेसिकली हम इन सब सारे जो हम टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी सर्किट के ऊपर, इसको भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो है वो बात करें हम ट्रांसमिशन लाइन की। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस कर रखे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली जो है वो एक सिग्नल को एक नोड से दूसरे नोड तक भेजने का एक माध्यम होता है। ठीक है। और सिग्नल्स बेसिकली हमारे कुछ लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमिशन के लिए अलग टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन, और हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसमिशन के लिए हम लोग अलग टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट the delivery of power requires the connection of two wires between the source and the load। ठीक है। सोर्स और लोड के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए जब भी हम किसी सिस्टम के पावर को डिलीवर करना चाहें, जो है सोर्स से लोड तक। तो at low frequencies power is considered to be delivered to the load through the wire। ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसीज पे हम बेसिकली डिफरेंट टाइप की जो ट्रांसमिशन लाइन हम लोग लास्ट टाइम पे इस लेक्चर में ट्रांसमिशन लाइन के डिस्कस किए थे कि कोएक्सियल केबल हो गया, फिर आपका सिंपल वायर हो गया। तो ऐसे माध्यम से हम जो है इनके माध्यम से हम अपने सिग्नल को सोर्स से लोड तक भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक माध्यम होगा जो कि ट्रांसमिशन लाइन की तरह वर्क करेगा, और वो यहाँ पे वायर होगा लो फ्रीक्वेंसी के केसेस में। फिर वहीं पे इन द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रीजन पावर इज कंसीडर्ड टू बी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर गाइडेड फ्रॉम लेस टू place by some physical structure, and any physical structure that will guide an electromagnetic waves place to plane is called the transmission line। ठीक है। तो जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसीज, मतलब अगर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे हम सिग्नल के ट्रांसमिशन की बात करते हैं सोर्स से लोड तक के लिए, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी पावर होती है वो इलेक्ट्रिकल भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में भी होती है। तो दोनों को सोर्स से लोड तक भेजने के लिए हमें कुछ एक माध्यम फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए जो बेसिकली क्या करते हैं, इसको गाइड करते हैं, और इन्हीं को हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। ठीक है। तो दोनों तरीके में जो हमारे माध्यम थे जो है वो ट्रांसमिशन के, वो डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, कुछ इस टाइप के थे कि 2 वायर लाइन था, कोएक्सियल केबल था, और वेव गाइड था। वेव गाइड में हमने जो है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर वेव गाइड के बारे में चर्चा की थी। फिर प्लेनर ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिप लाइन, माइक्रो स्ट्रिप लाइन होती है, स्लॉट लाइन होती है। ठीक है। फाइन लाइन होती है। ठीक है। कोप्लेनर वेव गाइड्स होते हैं, कोप्लेनर स्लॉट लाइंस होती हैं। तो all these are basically the medium which helps to transmit power from one node to another। ठीक है। सोर्स से नोड के बीच में पावर को ट्रांसमिट कराने में यही सभी जो हमारे जो है वो माध्यम है, इन्हीं को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के नाम से जानते हैं। फिर एनालिसिस की बात करें ट्रांसमिशन लाइन की, तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल की जो एनालिसिस है अलग तरीके से, हाई फ्रीक्वेंसीज की जो सिग्नल है उनकी एनालिसिस हम अलग तरीके से करते हैं। तो आइए इनको देखते हैं क्या है। एट लो फ्रीक्वेंसीज द सर्किट एलिमेंट्स आर लम्प्ड। ठीक है। लम्प्ड मैंने बताया था
कि हम पूरे जो उस सर्किट की कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको किसी एक पॉइंट पर मान लेंगे और उसके रिगार्डिंग हम जो है वो सारे डिस्कशंस और सारी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एट लो फ्रीक्वेंसीज द सर्किट एलिमेंट्स आर लम्प्ड since voltage and current waves affect the entire circuit at the same time, ठीक है। At microwave frequencies such treatment of circuit element is not possible since the voltage and current wave do not affect the entire circuit at the same time, ठीक है। तो सेम टाइम पे करंट और वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसीज मतलब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज के लिए वो सिस्टम को जो है इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। The circuit must be broken down into unit sections within which the circuit elements are considered to be lumped. तो हम क्या करते हैं, मेन सर्किट को छोटे छोटे पार्ट में जो है वो ब्रेक कर लेते हैं उसकी एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको हम एज अ लम्प्ड एलिमेंट जो है कंसीडर करके सारी अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द डायमेंशंस ऑफ द सर्किट आर comparable to the wavelength of the waves according to the formula, ठीक है। जो आपका वेवलेंथ होगी बेसिकली, जो डायमेंशन होगा बेसिकली आपके ट्रांसमिशन लाइन का, वो कुछ कोरिलेट करेगा जो आपका वेवलेंथ होगा, जिस वेवलेंथ का सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो दैट इज L इज इक्वल टू C/F, ठीक है। और C क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से एक कोरिलेशन मिल जाता है कि हमारा जो डायमेंशन होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर कंसीडरेशन। जो भी फ्रीक्वेंसी हम कंसीडर कर रहे हो उस पे डिपेंड करेगा इनवर्सली, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो द ट्रांसमिशन लाइन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स वेयर द सर्किट एलिमेंट्स कैन बी लम्प्ड, ठीक है। सेम जैसे हमने बताया कि एक ट्रांसमिशन लाइन को हम स्मॉल यूनिट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। assuming the resistance of the line is 0, then the transmission line can be modeled as an LC ladder network, ठीक है, with inductors in the series arms and the capacitors in the shunt arm। तो जो कंप्लीट अगर ऐसा केस हो कि जहां पर हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 एज्यूम की गई हो, वहां पर जो कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन है उसको कुछ इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा सीरीज है उसमें क्या लगा था, आपका सीरीज में हमने बताया कि इंडक्टर लगा हो, ठीक है, एलसी लेडर विद द इंडक्टर इन द सीरीज एंड कैपेसिटर इन द शंट, ठीक है। शंट सीरीज का मतलब आप समझते हैं, ठीक है। तो सीरीज में आपका यहाँ पर इंडक्टर होगा और शंट में आपका कैपेसिटर होगा, ठीक है। कब, जब R इज इक्वल टू 0 हमने एज्यूम किया है, ठीक है। Then the value of inductance and capacitance of each part determines the velocity of propagation of energy down the line, ठीक है। तो वही सोर्स से लोड की तरफ जो हमारा एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा होगा उसकी हम लोग बेसिकली वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, किसके थ्रू, इंडक्शन एंड कैपेसिटेंस ऑफ ईच पार्ट डिटरमाइंस द वेलोसिटी ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी डाउन द लाइन, ठीक है। टाइम टेकन फ्रॉम अ वेव टू ट्रेवल 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू उस एनर्जी को, जो हमारी वेव है, एनर्जी वेव है, उसको जो पर यूनिट टाइम लगेगा यूनिट लेंथ को ट्रेवल करने में, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल यूनिट लेंथ ऑफ दैट ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय TS इज इक्वल टू LC की पावर 0.5 मतलब LC पावर 1/2, ठीक है। तो LC क्या है, वही जो इंडक्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है। और C क्या है, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमने शंट में कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू, उस वेव की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जिस वेलोसिटी से हमारा एनर्जी ट्रांसमिट हो रहेगी, दैट इज 1/t, ठीक है। और ये मीटर पर सेकेंड में रिप्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। एंड इम्पीडेंस एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, इम्पीडेंस जैसा हमने पढ़ा था Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और Z क्या होगा, V बाई I, वोल्टेज एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, और उसी पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू होगी, दोनों का रेशियो लेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, वही आपका इम्पीडेंस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और चूंकि V बाई I की वैल्यू क्या है, LC पावर 1/2 मतलब LC पावर 0.5, ठीक है। तो इस तरीके से हम
इम्पीडेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ट्रांसमिशन लाइन की, अगर हमने वहां पर रजिस्टर की वैल्यू को 0 एज्यूम किया है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन लाइन के कॉन्सेप्ट्स को और हम देखें तो लाइन टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट है किसी ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करने के लिए, कि लाइन टर्मिनेटेड इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, क्या है? इफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड इन अ सीरीज terminated in a register equal in value to the characteristic impedance of the line as calculated by the formula that is equal to L by C, then the voltage and current are compatible and no reflections occur। ठीक है, समझिएगा हम कह क्या रहे हैं। जैसे हमने कोई ट्रांसमिशन लाइन, मैंने आपको बताया कि हम कोई ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम करेंगे जिसमें क्या है, सीरीज में हमारा क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो, और शंट में क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें हमने मान लिया कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया है, 0। ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन के जो रेजिस्टेंस है उसको 0 एज्यूम कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें एक होता है सोर्स एंड और एक होता है लोड एंड। ठीक है, तो लोड एंड को अगर हम टर्मिनेट करें, ठीक है, किसके बराबर, इफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड इन अ रजिस्टर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इस सर्किट का मिला हो, इस ट्रांसमिशन लाइन का मिला हो, तो क्या थी इसकी वैल्यू, Z इज इक्वल टू LZ पावर 0.5। अगर इस वैल्यू का हम यहाँ पर क्या लगा दें, एक रजिस्टर लगा दें, ठीक है, ठीक है, देन द वोल्टेज एंड करंट आर कंपैटिबल एंड नो रिफ्लेक्शंस अकर। तब क्या होगा, वह कंडीशन होती है कि हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी। मतलब जो जैसे किसी जो है लोकेलिटी में 2 घर हैं बगल बगल, दोनों नेबर्स हैं, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो जो दोनों नेबर्स हैं उनके बीच में जो है आपसी जो सामंजस्य होगा वो तब अच्छा होगा जब दोनों के क्या हो, नेचर मैच कर रहे हो, दोनों के गुण मैच कर रहे हो, आपसी सूझबूझ अच्छी हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारा जो ये ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस है, इंटरनल इंपीडेंस, वो किसके बराबर हो जाए, जो हम बाहर से रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हैं उसके बराबर हो जाए, तो क्या होगा, दोनों परिवारों का मेल जोल ज्यादा होगा। ठीक है, दोनों आपस से एक दूसरे से ज्यादा लिंकअप होंगे और सेम कैरेक्टरिस्टिक इस ट्रांसमिशन लाइन में भी होगी। जब आर की वैल्यू इंटरनल इंपीडेंस के बराबर होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही होगी। उस कंडीशन में क्या होगा, जो पावर हम जो है मान लीजिए पी जो है वो पी आई इनपुट पे दिए, तो पी आउटपुट जो मिल रही होगी वो भी किसके बराबर होगी, चाहे पी आई के बराबर हो या मोस्टली जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम पावर हो, मतलब पी आई के लगभग बराबर हम कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कहेंगे कि अगर दोनों जो है वो जो नेबर्स हैं उनके आपसी तालमेल अच्छे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रही है, तो क्या होगा, हम उन बगल पड़ोसी के घर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनका हाल चाल ले सकते हैं। ठीक है, किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, कब, जब हमारा जो लोड रजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है, जो हमारा सर्किट का इंपीडेंस है उसके बराबर है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये था। नेक्स्ट समझिएगा, लाइन टर्मिनेटेड इन अ शॉर्ट। ठीक है, व्हेन द लोड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड इन द शॉर्ट, मतलब आरएल की वैल्यू हम 0 कर दें, मतलब जो हमारा रजिस्टर है आउटपुट पे उसकी वैल्यू हम क्या कर दें, 0 कर दें, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दें। then the voltage at the short must be equal to the product of the current and the resistance। तब जो इस लोड एंड पे हम वोल्टेज की बात करेंगे, किस कंडीशन में, जब इस R की वैल्यू जो हमने यहाँ रजिस्टर कनेक्ट किया था इसकी जगह हम क्या कर दें, इसको शॉर्ट कर दें, R की वैल्यू को 0 कर दें, तो जो इस नोड पे करंट की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, वो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली जो सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है और उससे फ्लो होने वाले करंट के दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, क्योंकि V इज इक्वल टू ZI होता है। तो इस जो हमारा ये नोड होगा
यहाँ से क्या होगा, I करंट बह रही होगी, जिसकी वैल्यू जो है आपका V इज इक्वल टू जो सर्किट का Z है और मल्टीप्लाई बाई I, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही होगी इस पॉइंट से, ठीक है, इसके क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा देन द ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन है, सबसे लास्ट कंडीशन है कि लाइन टर्मिनेटेड इन एन ओपन, when the line is terminated in the open, the resistance between the open ends of the line must be infinite, ठीक है, infinite, thus the current at the open end is equal to 0। समझिएगा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन इस तरीके का हो कि हम इसके जो आउटपुट लोड टर्मिनल था, ठीक है, सोर्स टर्मिनल की बात नहीं कर रहा हूं, लोड टर्मिनल पे अगर हम क्या करें कि यहां पर क्या करें, ओपन सर्किट कर दें, मतलब आर की वैल्यू क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, बहुत ह्यूज वैल्यू कर दें, बहुत बड़ी वैल्यू कर दें कि आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट, ठीक है। इस दशा में क्या होगा कि जो यहाँ पर आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो सोर्स पे आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे होंगे उसके बराबर होगा, और जो करंट की अगर हम बात करें कि यहाँ करंट कितनी बह रही होगी, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, और अगर R की वैल्यू इनफाइनाइट है तो V डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरीके से तीन कंडीशन हमारे पास हैं, कब हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन करा दी, कब हमने जो है वो उसको शॉर्ट कर दिया अपने लोड वाले टर्मिनल को, और कब हमने ओपन कर दिया। तो तीनों में क्या है कि कुछ ना कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जो इसकी विशेषता थी उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है, कैसे इसकी एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हमारा कोई रेजिस्टिव लोड जो है, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि जो दो नेबर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि किसी लोकेलिटी में दो आपस में पड़ोसी हैं, ठीक है, उनके बीच में जब आपने देखा कि मेल जोल अच्छा था, वो आपस में दोनों के जो है वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, तो क्या था, हमारा बेरोक टोक आना जाना था, ठीक है। अब अगर एज्यूम करिए कि हमारा जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे नेबर हैं, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात ना हो, मतलब ये कि जितनी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए घर के मेंबर से, उतनी मैच नहीं है पड़ोसी के साथ, तब क्या होगा कि हमारा उनके यहाँ आना जाना तो होगा, मतलब रिलेशंस कैसे हो, नॉर्मल हो, बहुत ज्यादा घनिष्ठता ना हो, तो क्या होगा, हमारा रिलेशन उनसे क्या है, नॉर्मल रहे, तो क्या होगा कि हमारा उनके यहाँ जो आना जाना था अब एनी टाइम ओपन नहीं रहेगा कि हम रात को 12 बजे भी उनके यहाँ गेट खटखटा के चले जाएं, ठीक है, एक समय होगा उनके यहाँ जाने का, सुबह शाम जब भी हो, मतलब एक टाइम डिफाइंड होगा कि कब हमको जाना है, कभी भी हम ओपनली फ्रीली नहीं जा सकते हैं, जैसे अपने हम घरों में जो है इधर उधर विचरण करते हैं, वो संभावना नहीं रहेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे साथ 5 लोगों को जाना है उनके घर में, लेकिन उनके साथ अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हम कहेंगे ऐसा है 5 लोग न चल के, अभी ऐसा है 2 लोग चलते हैं, फिर 2 लोग वहां बात करेंगे, फिर बाकी लोगों को बता देंगे, ठीक है। तो सेम घटना आपके सर्किट में भी होती है, जब आपका जो आपने लोड टर्मिनल पे आपने रजिस्टिव लोड लगाया है, अगर वो इक्वल नहीं होगा आपके कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के, तो क्या होगा कि कुछ जो उसका जो है वो पावर होगी, वो कुछ तो ट्रांसमिट होके आगे चली जाएगी लोड एंड पे, और कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। जैसे 5 लोगों को जाना था और दो लोग जा पाए और 3 लोगों को वापस आना पड़ा, या कहूं कि 3 लोग चले गए, 2 लोगों को वापस आना पड़ा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो व्हेन द रेजिस्टिव लोड termination is not equal to the characteristic impedance, part of the power is reflected back and the remainder is absorbed by the load, ठीक है। The amount of the voltage reflected back is called the voltage reflection coefficient, और इसकी वैल्यू G से रिप्रेजेंट करते हैं, G is equal to VR upon VI, ठीक है। VR क्या है, जो रिफ्लेक्टेड हो गए, जो लोग लौट आए, जो जाने वाले 5 लोग थे उसमें से 3 लोग अगर लौट आए तो उनकी संख्या, और VI क्या है, जो टोटल लोग
लोग जो है वो चले थे, ठीक है। रिफ्लेक्ट वी आई जो है बेसिकली यहाँ पर ये आपका वी आई इंसिडेंट वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज अ वी आई, और ये नीचे आपका वी आर। वी आई आपका इंसिडेंट वोल्टेज है, कितना इंसिडेंट हुआ 5 और कितने लोग वापस आ गए 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और जो हमारा लोड इम्पीडेंस है आपस में मैच नहीं है, और कुछ पार्ट ऑफ द पावर, कुछ पार्ट ऑफ द सिग्नल ऑफ द वोल्टेज हमारा रिफ्लेक्ट होकर उस टर्मिनल से वापस आ गया। अगर इसको हम ट्रांसमिशन लाइन के टर्म में चर्चा करें तो जैसे मान लीजिए ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो मान लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कुछ लगा हुआ है जिसका हमने बात किया किसके बराबर था, LC पावर 1/2। तो यहाँ मान लीजिए इसको हम मान लें Z0 इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई जो है वो इम्पीडेंस कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू क्या है Z0 के बराबर नहीं है, मान लीजिए इसको हमने Z से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका सोर्स एंड था और ये आपका लोड एंड था। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा, कुछ पार्ट ऑफ द सिग्नल तो आगे जाएगा लोड की तरफ, ठीक है। मान लीजिए वी आई यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और वी आई में से क्या होगा कि आर जो है क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब वापस आ जाए, ठीक है। आई इसकी तरफ इंसिडेंट हुआ और आर इसमें से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया। तो जेड की तरफ कितना गया, दैट इज वी आई माइनस वी आर, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, ये आगे ट्रांसमिट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, जब हम रिफ्लेक्टेड पार्ट और इंसिडेंट पार्ट का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज आल्सो गिवन बाय द, एक फार्मूला है, G इज इक्वल टू ZL माइनस Z0। Z क्या है आपका, लोड रजिस्टर, जो यहाँ पे Z हमने कनेक्ट किया दैट इज ZL। तो ZL क्या है, लोड रजिस्टर, एंड Z0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस ऑफ दिस सर्किट। तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है दैट इज ZL माइनस Z0 अपॉन ZL प्लस Z0। तो दिए गए फार्मूले से आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा और हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। न्यूमरेटर में क्या है, प्लस साइन के साथ ZL प्लस Z0 है, और न्यूमरेटर में जो है आपका वो ZL माइनस Z0 है, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, ZL प्लस Z0 प्लस साइन के साथ है। तो चूंकि नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्या होगा कि हमेशा जो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। और जो है हम कह सकते हैं कि जब जो है वो जो है हमारा सर्किट जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट करेगा, कब, जब Z0 की वैल्यू ZL के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट उस दशा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब मैक्सिमम पावर हमारा वापस होकर रिवर्ट आ जाएगी तो उस दशा में क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हम ये मानेंगे कि हमारा सर्किट जो है बैडली परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है जितना कम रहेगा उतना ज्यादा हमारा जो है पावर जो है वो वापस, जितना कम रहेगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट उतनी ज्यादा पावर हमारी आगे की ओर ट्रांसमिट होगी, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जितनी बड़ी होगी हम कहेंगे कि उतना ज्यादा पावर हमारा रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया, ठीक है। तो जो हमारा डिजायर नहीं था, हमारा डिजायर क्या था, मोस्ट ऑफ द जो हमारा पोर्शन है पावर का वो क्या हो जाए, आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाए, ठीक है। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं, A standing wave is formed by the addition of the incident and reflected wave, ठीक है। जो हमारी बेसिकली जो इंसिडेंट वेव थी, जैसे मान लीजिए वी आई क्या थी आपकी, इंसिडेंट वेव थी, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड वेव हुई, मान लीजिए वी आर आपका रिफ्लेक्टेड वेव है, तो दोनों का एडिशन, ठीक है, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का जो एडिशन होगा, उसी को हम लोग बेसिकली स्टैंडिंग वेव के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ द इंसिडेंट
and reflected waves and has nodal point that remain stationary with the time, ठीक है। एंड वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की जिसको हम लोग VSWR के नाम से जानते हैं, तो VSWR क्या है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव मैंने बताया कि इंसिडेंट वाला और रिफ्लेक्टेड वाला तो जो एडिशन होगा उससे हमारा स्टैंडिंग वेव बनेगा। उन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वो किसको फ्रेम कर रहा होगा, स्टैंडिंग वेव को फ्रेम कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा वोल्टेज के फॉर्मेट में अगर हम बात करें, अगर वोल्टेज सिग्नल के टर्म में बात करें, तो जो हमारा VSWR है दैट इज Vmax अपॉन Vmin, ठीक है। तो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो एक्सप्रेस इन डेसिबल, इट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव रेशियो, जिसको हम लोग SWR से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 20 log base 10 VSWR। VSWR का अगर हम log base 10 के फॉर्मेट में लेके उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम SWR से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वैल्यू किसमें, dB में होती है, ठीक है। The maximum impedance of the line is given by, maximum impedance कब होगा, जब Vmax की वैल्यू मैक्सिमम हो और Imin की I की वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम इंपीडेंस कब पाया जाएगा, जब वहां पे वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो और उसके थ्रू जो करंट पास हो रही हो क्या हो, मिनिमम हो। तो Z इज इक्वल टू Vmax अपॉन Imin होगा, और द मिनिमम इंपीडेंस ऑफ द लाइन इज गिवन बाय Zmin की वैल्यू क्या होगी, जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या हो, मिनिमम वैल्यू फॉलो करता हो और करंट क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। इस दशा में हमारा क्या होगा, इंपीडेंस मिनिमम होगा। और इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं कि Zmin की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z0 अपॉन VSWR, ठीक है। then the relationship between VSWR and reflection coefficient, अगर हम इन दोनों का रिलेशन अगर जनरेट करना चाहें इस दी गई इक्वेशन से, तो VSWR इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ G अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ G, ठीक है। तो VSWR क्या आप देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा किससे, 1 से बड़ी होनी की, ठीक है। कभी भी VSWR आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका VSWR किसी सर्किट का होगा, VSWR हमेशा कैसा होना चाहिए, VSWR की हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इस दी गई एक्सप्रेशन में आप गौर करिए कि सेम वैल्यूज का एडिशन और जो है डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आप 1 प्लस मॉड ऑफ G ले रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या है 1 माइनस मॉड ऑफ G ले रहे हैं, तो VSWR की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से बड़ी होगी। और वहीं पर जो आपका स्टैंडिंग वेव रेशियो जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते थे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VSWR -1 अपॉन VSWR +1, और जो G की वैल्यू आपकी होगी, G की वैल्यू हमेशा किससे, 1 से क्या होगी, लेस होगी। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों जो है वो बातों को ध्यान रखेंगे कि VSWR की हमेशा वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जिसको हम लोग वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट कर रहे थे G से, उसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी आपका किसी मीडियम में, मान लीजिए हमारा ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और इस ट्रांसमिशन लाइन पे मान लीजिए कि कोई जो है वो वोल्टेज हमारा कोई एक वेव जो है इसके इनपुट पे इंसिडेंट की। अब इसमें से क्या होगा, कुछ पोर्शन तो क्या होगा, आगे जो है वो ट्रांसमिट होके निकल जाएगी, मतलब जो लोड की तरफ चली जाएगी, और कुछ पोर्शन इसका क्या होगा, जो वापस क्या होगा, रिटर्न हो आएगी। कब रिटर्न हो आएगी, मैंने बताया था जब इसका इनपुट इंपीडेंस किससे मैच नहीं करेगा, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है सर्किट का, वो जब आपका जो लोड है आपका उससे मैच नहीं करेगा, तो बेसिकली उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा कुछ पावर जो है वो रिफ्लेक्ट होके बैक आ जाएगी, और जो रिफ्लेक्ट होके बैक हमारी वेव आ गई उसको, और जो हमारी वेव जो है वो इंसिडेंट थी, मतलब रेड कलर वाली जो आप वेव देख रहे हैं वो, और जो आपका ग्रीन कलर की वेव देख रही है वो, रेड कलर वाली वेव क्या आपको शो कर रही है, इंसिडेंट वेव, ठीक है, जो इंसिडेंट करी,
और जो ग्रीन से दिख रही वो क्या दिख रही है, जो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, और जो वायलेट है दैट इज अ ट्रांसमिटेड। तो जब आपका इंसिडेंट वाले को हम रिफ्लेक्टेड के साथ एडिशन कर देते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है बेसिकली इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव। यही फ्रेम करते हैं किसको, स्टैंडिंग वेव को। और देखा आपने कि अगर इसको हम वोल्टेज के फॉर्मेट में डिस्कशन करें तो दैट इज अ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, और उसको हम VSWR से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू Vmax अपॉन Vmin होती है, ठीक है। और इस तरीके से हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का VSWR कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको अगर हम dB में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हमने इसका नाम दिया था क्या, स्टैंडिंग वेव रेशियो, और जो कि क्या होता है VSWR आप लॉग ऑफ बेस 10 में और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने VSWR क्या है कैलकुलेट करना सीखा। और ये भी देखा कि VSWR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। तो जर्नल इनपुट इम्पीडेंस की बात करें हम किसी ट्रांसमिशन लाइन की, जैसे हम लोग बात करते हैं, तो कोई हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, मान लीजिए इस ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए हमारा कोई एक लोड है, ठीक है, जिसको हम लोग किससे, ZL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ZL की वैल्यू का जो कोरिलेशन होगा किसके साथ, जो हमारा इट्स सर्किट का जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, मान लीजिए उसको हम लोग किससे, Z0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Z0 की जो वैल्यू होगी उसका रिलेशन जो इस ZL के साथ फ्रेम होगा, उसी पे हमारी बेसिकली इस ट्रांसमिशन लाइन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं। और बेसिकली हम इनपुट पे एक इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, जो कि जो है वो इफेक्टिवली इनपुट इम्पीडेंस होता है इस पूरी जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन थी, और प्लस हमने जो लोड अप्लाई किया है, ठीक है। तो जर्नल इनपुट इम्पीडेंस इक्वेशन की बात करूं तो इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन एट द डिस्टेंस L फ्रॉम द लोड इम्पीडेंस ZL with a characteristic impedance Z0 is given by Zin is equal to Z0 into ZL plus JZ0 BL upon Z0 plus JZL into BL। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक टर्म आया आपका B, ठीक है। B बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका फेज कांस्टेंट को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम 2p/L से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली यहाँ क्या है, Z इनपुट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, कि कितनी डिस्टेंस पे आपने ये जो आपका इनपुट नोड है इससे कितनी डिस्टेंस पे आगे जाके आपने लोड को कनेक्ट किया है, उस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दी गई एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बी मैंने बताया फेज कांस्टेंट है, Z0 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, ZL क्या है, लोड इंपीडेंस है, ठीक है। तो इनका जो आपस में एक कॉम्बिनेशंस है, और इस जेडिन के कैलकुलेशन से हम अपनी पूरी ट्रांसमिशन लाइन की एनालिसिस करते हैं, और डिफरेंट साइज का ट्रांसमिशन लाइन का क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट लोड वैल्यूज की क्या इफेक्ट पड़ता है इस कंप्लीट ट्रांसमिशन लाइन पे, इन सब चीजों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट को जो है डिस्कस किया। उसमें हमने देखा कि कैसे ट्रांसमिशन लाइन हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी पे कैसे जो है वो गवर्न होती है, ठीक है। फिर वहीं पे आपने देखा कि बेसिकली शॉर्टिंग जो लोड है आपका जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की कंडीशन क्या होती है, जब आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है वो आपके लोड इम्पीडेंस से मैच कर रहा हो, ठीक है। फिर जब आपका लोड इम्पीडेंस जो है वो ओपन सर्किट की कंडीशन में हो, फिर आपने देखा कि लोड इम्पीडेंस जब आपका ओपन सर्किट की कंडीशन में हो, ठीक है। तो इस तरीके से लोड पे हमारी 3 कंडीशन थी, एक मैक्सिमम जब आपका Z0 ZL से मैच हो रहा था, फिर एक ओपन सर्किट कंडीशन था, और एक शॉर्ट सर्किट कंडीशन था। तो इस तरीके से हमने पूरी ट्रांसमिशन लाइन को जो है एनालाइज किया, और फिर हमने Z इनपुट मतलब ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट पोर्ट मतलब सेंड जो आपका सोर्स नोड है
उससे एल डिस्टेंस पे जो आपका लोड कनेक्टेड है उन दोनों का जो है जो इफेक्टिव जो है कॉम्बिनेशन बनेगा ट्रांसमिशन लाइन के साथ, उसको हम जेड इनपुट पे कैसे जेड इन के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे, आज उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसी जेड इन और जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस है, इक्वेशंस है, इसकी हम और अच्छी एनालिसिस जो है वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।